मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। और आज चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र भट्ट जी आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम उसे लेकर कई बैठकें हुई, तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, शिया कम्युनिटी उसे लेकर, सूफी जो मानते हैं उनको लेकर, और अब रामपुर में मुस्लिम महिलाओं से मन की बात पीएम मोदी की, आखिर ये दर्शाता क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आपको याद हो, जुलाई 2022 में हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा था कि संपर्क यात्रा निकालें, पसमानदा समाज के बीच में जाएं। स्नेह यात्रा का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, और उनके बीच में जाएं और उनको अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं और उनके मन में जो भी भ्रम है उनको दूर करें। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, यहां दो बातें बहुत लोग साफ समझ लेनी चाहिए। भारत के संविधान में शैल शब्द का 5 बार प्रयोग किया गया है, यानी आर्टिकल 37 में ये करना सरकार की ड्यूटी है, और ये उतना ही बड़ा विषय है संविधान के अंदर जितना कि मूल अधिकारों का है। तो इसको ये कहना कि ये समाज में कोई पोलराइजेशन करने के लिए आ रहा है, चुनाव के पहले आ रहा है, कोई एंटी मुस्लिम मूव है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी पिछले 20 सालों में कई बार अपने जजमेंट में भारत सरकार को ये डायरेक्शन दे चुकी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और भारत में लगभग 99% कानून जो हैं वो यूनिफॉर्म हैं। केवल कुछ पर्सनल लॉज अभी बाकी रह गए हैं जो नहीं हुआ है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म जाति के मजहब के आदमी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। इससे केवल ये समस्या केवल जो हो जाएगा कि जो शादी की उम्र है वो समान हो जाएगी। अभी मुसलमानों में चाइल्ड मैरिज अलाउड है एज पर इस्लामिक लॉ। प्यूबर्टी के बाद शादी हो सकती है बच्चे की। आसाम हाई कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई है। सर, जो ये हो जाएगा। बीजेपी की कोशिश दूसरा है कि जो तलाक के आधार में सबके हो जाएंगे। बीजेपी की कोशिश मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, बीजेपी की कोशिश केवल मुस्लिम वोट बैंक ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन जो पसमानदा समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है। और अभी हाल में जो मई में नगर निकाय चुनाव हुए हैं उसमें 90 प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे थे, उसमें जो है 1/83 से अधिक जीत करके आए हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो विरोध है वो केवल जो मुसलमानों का अशरफ समाज है, जो अपर कास्ट हैं, शेख, सैयद, तुर्क, पठान, केवल उन्हीं में ज्यादा विरोध है। बल्कि और जो पसमानदा समाज है उसमें कोई विरोध नहीं है। हालांकि कहा जाता है वाई फैक्टर आप लोगों का, मुस्लिम यादव फैक्टर, जिसके दम पर जीतती आई समाजवादी पार्टी, सरकार भी बनाई उत्तर प्रदेश में कई बार, कई सांसद भी आए। सवाल इस बात का, कहीं आपके वोट बैंक में तो सिरमारी नहीं की जा रही है? देखिए, हमें लगता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो एमवाई है वो हमारे लिए महिला और युवा है। अब ये मीडिया है, अन्य हमारे विपक्षी कुछ भी चलाते रहे, इससे हमारे को अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव थे। रहने दीजिए, आपको जो कहना है आप कहिए। चलिए, मुझे आप अपनी बात को कहने दीजिए। जब आपने मुझे बुलाया है, हम कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे लिए एम मतलब महिला और वाई मतलब युवा है, इनको लेके आगे बढ़ने का काम हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी जो चुनाव चिन्ह साइकिल, उसके 2 पहिए हैं, 2 विचार हैं। एक विचार अम्बेडकर का, एक लोहिया। इन दोनों विचारों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। इसके साथ जाति जनगणना की मांग को लेकर और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये विपक्षी लोग हमारे जो करना चाहते हैं उनका विषय है। हम लोग किसी के परिवार में, किसी के विचारधारा में हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। हम लोग समाजवादी लोग अपनी लड़ाई को लड़ने का काम। ठीक है, लड़ ही रहे हैं तब से। हमें लग रहा है कि 14, 17, 19, 22, 23। प्रियंका जी, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर देखिए, कहने के लिए आप लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन जब चुनाव आता है, ध्रुवीकरण, जातिगत आधार, सबको ध्यान में रखा जाता है। राहुल, देखिए, जो आज ये कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो ये एक तरह का जोक नजर आता है। अब देखिए, ये 80 और 20 की राजनीति करते हैं, ये कपड़े देख के दंगाइयों को पहचानते हैं, और ये
अभी जो ये लेके आए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको जो लॉ कमीशन था 21st लॉ कमीशन, वो 2018 में ला चुके हैं और उसके बाद उस पर क्या काम किया ये आज तक बता नहीं पाए। और उसके बाद फिर ये 23 के इलेक्शन, जो 24 का इलेक्शन है उसके लिए फिर से ये वही सगुफा लेके आए। तो देखिए इनकी मंशा क्या है, ये बता तो पाएंगे नहीं कि नौकरियां कितनी थी, ये बता तो पाएंगे नहीं कि किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, ये बता तो पाएंगे नहीं कि महिला सुरक्षा में इन्होंने क्या किया, कि पहलवान सड़कों पे घसीटे जा रही थी और जब संसद का उद्घाटन हो रहा था। तो ये बता तो पाएंगे नहीं कि मणिपुर में क्या चल रहा है, ये भी नहीं बता पाएंगे कि चाइना कहाँ तक घुस गया है। तो अभी बताइए कि ये बताएंगे क्या, इनके पास बताने के लिए तो कुछ है नहीं। तो ये 500 रुपए का सिलेंडर भी नहीं दे पाएंगे, ये जिन राज्यों में हम दे पाएंगे उनसे भी ये सवाल पूछेंगे, ये पुरानी पेंशन भी नहीं दे पाएंगे। तो राहुल देखिए ये कर क्या पाएंगे, ये सिर्फ यही कर पाएंगे, ये देश को 2 भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का भला नहीं चाहते, ना किसी हिंदू का ना किसी मुसलमान का, ये सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, इसलिए लोगों को उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि लोग सवाल पूछना बंद कर दें। लोग सवाल पूछना बंद कर दें कि इतनी महंगाई क्यों, लोग सवाल पूछना बंद कर दें कि उनके बच्चों के लिए कोई जो है नौकरियां क्यों नहीं निकल रही। आपको मैं बता दूं 42% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां होती महिलाओं के लिए वो गायब कर दी गई। तो ये सवाल कौन पूछेगा इनसे, ये सवाल जब पूछेंगे तो ये कह देंगे कि हिंदू है मुसलमान है। विपक्ष पूछेगा। अशोक पांडे जी, मुस्लिम साथ देंगे क्या आप लोगों का जो ये कवायद की जा रही है? देखिए आपको बता दें कि हम सिर्फ वोट की खातिर मुस्लिम भाइयों क्या नहीं, हमने कहा तुलसी कबीर एक साथ रहेंगे। हमारी जो भी योजनाएं आई उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, जन धन योजना, आयुष्मान योजना, सुलभ शौचालय योजना, इज्जत घर योजना या जो अन्य योजना जो भी आई, हमने हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं देखा। हमारा जवाब ये लोग क्या देंगे? भारत की सारी नौकरियों में सबसे पहला हक अल्पसंख्यक समाज का है। मनमोहन सिंह तेरे कातिल जिंदा है। प्रियंका जी बोलने दीजिए, प्रियंका जी बोलने तो दीजिए। वहाँ राहुल गांधी खड़े थे, सलमान खुर्शीद खड़े थे। जब बटाला हाउस कांड हुआ तो सोनिया जी रात भर रोती रही क्योंकि वो आतंकी मरा था। सलमान खुर्शीद, हम मूर्ख नहीं बनाते मुसलमान भाई को, हम कहते हैं हमने मुसलमान को लाटपति बनाया। हमने इस मुल्क के अंदर हम पहले आदमी हैं जिन्होंने मुस्लिम भाई को लाटपति बनाया। हम पहले आदमी हैं जो पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कांग्रेसी और सपा आपको मूर्ख बना रहे हैं। जालीदार टोपी लगा के अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इनसे ऊपर हो अरे पसमानदा मुसलमानों, हम आए बेटी को चूतिया चूना समझा जाता था, हमने तलाक 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 कर दिया। कोई मौलाना अगर कहता है वीरेंद्र भट्ट सर, वीरेंद्र भट्ट सर, तो बेटी चप्पल निकाल, वीरेंद्र भट्ट सर, ये मेक ओवर क्यों? क्योंकि बीजेपी को जो सिद्धांत बीजेपी का रहा है, क्या उसका विस्तार अब किया जा रहा है? ये एक मेक ओवर है बीजेपी का? इसमें नया कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत पुराना कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 2019 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में समान कानून संहिता का वादा किया था। ये उसी के अनुसार काम कर रहे हैं और इसके ऊपर 2016 से लगातार काम चल रहा है। और आपको याद होगा 2022 में जो है उत्तराखंड की सरकार ने कमेटी बनाई थी। बात मुसलमानों को लेकर जो अब तक कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि क्या विचार बीजेपी के रहे मुसलमानों को लेकर, लेकिन उस विचार को बदल रही है बीजेपी। देखिए बीजेपी केवल जो है समाज के हर वर्ग हर समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रही है। हर समुदाय की मेन स्ट्रीमिंग का काम हो रहा है और यही तो है सबका साथ सबका विकास। और क्या इसके अलावा? और जहां तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का प्रश्न है, इन्होंने तो आर्टिकल 370 35A का भी विरोध किया था। इन्होंने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी जो कानून बनाया गया उसका भी विरोध किया था। ये अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
मंदिर निर्माण हो रहा है, ये उसके पक्ष में भी बोलने का साहस नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करेगी उसका विरोध करना ही करना है, और दूसरी चीज ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम, अगर सभी समुदायों का अगर उसको समर्थन मिलने लगेगा तो फिर बाकी पार्टियों के लिए तो अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। वही चीज और समाजवादी पार्टी क्या करेगी उत्तर प्रदेश में? 2 लोकसभा चुनाव 2014-19 में, जोशी साहब, उत्तर प्रदेश में आप लोग क्या करेंगे? पार्टी को दलित पिछड़े वर्ग का बहुत व्यापक अगर पसमानदा की भी बात करते हैं तो इसमें भी गुरेज है। देखिए राजपूत जी, जो काम को हम कर रहे हैं अपने पार्टी लेवल पे, हम वो बताने का काम करें। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं हराना है। इनके जो साइलेंट पार्टनर है, हैदराबाद से आते हैं इनकी मदद करने के लिए, दिल्ली से आते हैं मदद करने के लिए, और इनके जो नफरत की जो राजनीति है, इनका जो धनबल है, इनका जो प्रशासन जो इनकी मदद करता है चुनाव में, ये सबको हराना है। इसके लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, उस काम को करने का हम काम, क्योंकि हमें नफरत की राजनीति को अंत कर सकते हैं तो केवल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर सकती है। 14 से तो आप लोग लगातार कर ही रहे हैं। ऐसा ना हो कि पार्टी का अंत हो जाए, जो बीजेपी कहती है कि अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। तो अगर जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो मंडल लागू होने के 25 साल बाद आपकी जातिगत जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? भट्ट जी एक विनम्रता का उदाहरण दीजिए। आप पत्रकार है, जरा पत्रकार की उसको समझिए, मेरे को बोलने दीजिए, मेरा टर्न। मैं आपसे बोल रहा हूं उनका सवाल करने का, देखिए वो सवाल कर सकते हैं पत्रकार। मैं जवाब पहले इनका सवाल सुन लेता हूँ, फिर आप मैं जवाब देता हूं। ठीक है, आपने सवाल सुन के मेरा सवाल सुन के आपने जवाब दे दिया था। इसी बीच बीजेपी सवाल कर राजनीति करती है तो ये मंडल लागू होने के 33 साल बाद जातिगत जनगणना की मांग का क्या औचित्य है? मंडल लागू होने की घोषणा 1990 में हुई थी और यूपी में 94 में कानून बन गया था। सर जवाब ले लीजिए। जो मंडल लागू है, ये आज एकाएक आपको जो है जाति जनगणना की बात क्यों आ रही है? जोशी जी। भट्ट जी, जाति जनगणना की मांग इसलिए आ रही है, ये एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है। जो वर्ग अब तक पिछड़ा है उनको न्याय मिले। जब सभी की गणना होती है तो जाति जनगणना कराने में सरकार के पेट में दर्द। तो ये आप मानते हैं इसके लिए कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे तो भी समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए, फिर कैसा समाजवाद? अखिलेश यादव रहे, वो समाज के लिए नहीं कर पाए, पिछड़े के लिए फिर कैसा समाजवाद? ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। प्रियंका जी, सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है। हर एक वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी है और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश इसलिए हो जाता है कि 80 लोकसभा की सीटें, लेकिन 14 में क्या, 19 में क्या और 24 में क्या? कि राहुल, इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था ये किसानों की आय दुगनी कर देंगे, पर पूछे कि किसानों की लागत उसके जो उपकरण है, इनसे कहिए ये तो यहाँ से चुप रहेंगे, अपनी बारे में तो ये कुछ बोलते नहीं है, और दूसरे की जब बोलते हैं तब बीच में टाँग अड़ाते रहते हैं। प्रियंका जी, जब अशोक जी बोल रहे थे आप भी बीच में बोल रही थी, जरा आप लोग तय कर लीजिए। अशोक पांडे जी सुन लीजिए। नहीं, आप ये बताइए ना, किसानों की अशोक पांडे जी, क्या मूर्ख बनाने वाली पार्टियां आपने 2022 का टारगेट रखा है, 2023 आ गया है और आपके पास किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, पर अपने मित्रों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे थे, और उनको फिर से डिफॉल्टर्स को फिर से पैसे देने की तैयारी में है सरकार। तो ये सरकार है किसकी? ये तो सवाल पूछना पड़ेगा कि गरीब की है सरकार या सिर्फ अमीरों की सरकार है? ये अपने मित्रों की सरकार है या उन किसानों की भी सरकार है, उन बेटियों की भी सरकार है जो दिल्ली में बैठकर धरना प्रदर्शन दे रही थी? कि उनकी भी सरकार है जिन युवाओं को जॉब चाहिए? आपने ठीक है अशोक पांडे जी, उन युवाओं का सपना तोड़ दिया। अशोक पांडे जी, ये लोग किसानों की बात तो करते रहे, लेकिन पहली सरकार है जिसने किसानों के जेब तक सीधा पैसा पहुंचाया है। क्या ये गलत है? किसान भाई से ये बताइए, बात करेंगी देश की जनता की जो पार्टी 70 सालों में सत्ता में रही और इज्जत घर नहीं दे पाई। इज्जत घर मतलब इनके लिए बदल जनपद और किसी की बहन बेटी खेत में खलिहान में पानी में बरसात में शौचालय जाए, इससे कोई मतलब नहीं था। इज्जत का मतलब खाली दर जनपद था। एक
कि हम भाई, सत्ता में इज्जत आए। का भट्ट मतलब सर, ये नहीं एक सवाल आपसे है, क्या मुस्लिमों का भरोसा बीजेपी में बढ़ रहा है? जी जी फिर से पूछिए। भट्ट सर, क्या बीजेपी का भरोसा और मुसलमानों का भरोसा बीजेपी में बढ़ रहा है? जी देखिए, पहली बार उत्तर प्रदेश में ये हुआ है कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सरकार की समस्त विकास योजनाओं का, कल्याण योजनाओं का लाभ सभी जाति और सभी वर्गों को और सभी मजहब के लोगों को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी घूसखोरी के सबको लाभ मिला है। और अगर मुझे फिगर ठीक से याद है तो यूपी में केवल मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 20 लाख के आसपास है। तो इतनी बड़ी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और पिछले 6 सालों में, और मैं कहूंगा इसमें बहुत बड़ा योगदान टेक्नोलॉजी का भी है, डिजिटल इकोनॉमी का भी है, कि टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार के लिए अब ये संभव हुआ है कि बिना किसी रिश्वतखोरी, बिना किसी दलाली के, बिना सरकारी कर्मचारियों के चक्कर काटे जनता तक लाभ पहुंच रहा है। सरकार के पास डाटा है। जोशी जी, तो समझ रहे हैं कि बीजेपी क्यों सरकार ने एक बहुत लगातार बीजेपी क्यों जीतती है? सरकार ने जोशी जी, आपको बातें समझ में आ रही है? देखिए, हमें समझ में आ रहा है। हम तो सरकार का जो फेलियर है वो जनता को बताने का काम कर रहा है, क्योंकि हम जो यहाँ पर बैठे हैं वो 130 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनकी वजह से बैठे। यहाँ की किसी की मेहरबानी से हम लोग वहां नहीं बैठे। हमें तो मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया, उनकी हमारी जवाबदेही है और उनके लिए हम लोग सड़क से लेकर। आप लोग तो उम्मीद कर बैठे थे कि सत्ता में बैठेंगे, वही जनता सत्ता में बैठाएगी, लेकिन विपक्ष में ही बैठे रह गए। आप तो विपक्ष में बैठे रह गए, संघर्ष कर रहे हैं जन मुद्दों पर। हम लोग जनता की अदालत के बीच में है। इनको रोकने का काम कौन कर रहा है? अगर इनको रोकने का काम करते तो हम ही करते। आप ऐसा है क्या? अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को उठाती है, जनता के बीच जाती है। देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट की खातिर ट्वीट करती है, चीट करती है। अखिलेश यादव गर्मी में एक दिन नगर निगम के चुनाव में यहाँ आए, हमारे नेता ग्राउंड में 47 डिग्री के तापमान में, माननीय अखिलेश यादव जी 47 डिग्री के तापमान में जनता के बीच में, और आपके नेता एसी में लगे हुए हैं। 47 डिग्री के तापमान में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जमीन में है, और आपके नेता एसी वाले नेता, आपके नेता ट्विटर वाले नेता 47 डिग्री के तापमान में अखिलेश यादव जी यात्रा कर रहे हैं। 47 डिग्री में हम लोग कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये एसी वाले तो आप लोग हैं, ट्विटर वाले तो आप लोग हैं। हम लोग तो काम कर रहे हैं जमीन पे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो काम करने का काम करते हैं जनता के। हम लोग तो जनता के बीच में रहते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं लोगों के लिए। गरीब मजदूर किसान युवाओं की लड़ाई को कौन लड़ रहा है? केवल समाजवादी पार्टी लड़ रही है। आपको तो नफरत की राजनीति फैलाने से उत्तर प्रदेश नफरत प्रदेश बना दिया आपने। उत्तर प्रदेश को न्याय हत्या प्रदेश बना दिया, प्रियंका जी देखिए, हिमाचल कांग्रेस जीतती है, कर्नाटक कांग्रेस जीतती है। 3 राज्य ऐसे जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव की तरफ देश बढ़ेगा। सवाल यह है कि एक तरफ विपक्ष कह रहा है बीजेपी को हराने के लिए, और बीजेपी का ये कहना है कि हम वर्ग के साथ हैं, और जो मुसलमानों को लेकर आप लोग कहते थे कि मुसलमान डरे रहे, बीजेपी उनका साथ नहीं देने वाली, वो उसके लिए भी तैयार हैं, वो साथ दे रहे हैं। आखिर में क्या कुछ रणनीति होगी? राहुल, आप ये देखिए कि किस तरह से इन्होंने जो कहा कि इनकी बयानबाजियां सुनिए, गोली मारो जैसे बयान देने वालों को ये मंत्री बना के रखते हैं, कि कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करते हैं। इनसे क्या उम्मीद करेंगे? अरे भाई, इनसे ये पूछिए कि 500 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं देते? इनसे ये पूछिए पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे पाते? किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाते? रोजगार पे ये बात ही नहीं कर पाते? इनके पास कोई जनाधार नहीं है, राजनीति करते हैं। आज राहुल गांधी जी जो है जी, एक भारत को एक साथ जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। बट सर बोलिए आप। प्यार से भाईचारे राहुल जी, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि राहुल जी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से परेशानी क्या है? जब सारे धर्म के लोग भाई भाई हैं और कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान भी चल रही है, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से समस्या क्या है? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं क्या जो आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं? वो तो सांसद भी नहीं रहे। अरे सवाल पूछना तो उनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रस्ताव की क्या है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी मोदी जी का विरोध करते करते भारत
राजनीति को कहते हैं, ये डर की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोग सवाल पूछने चाहते हैं, लोग सवाल पूछने से डरते हैं कहीं ईडी और सीबीआई को छापे न पड़ जाए। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो हालत ये है कि अगर आप एक्सप्रेस वे पे निकल जाइए तो समझ में आ जाएगा कि क्या हालात है। आप देखिए किस तरह से फ्लाईओवर गिर जाते हैं, किस तरह से महाकाल में मूर्तियां गिर जाती है और फिर ये कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचारी है। अरे भाई, भ्रष्टाचार चीख चीख के कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों की पार्टी ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन ये वोटर को कैसे आप लोग समझा पा रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर समझ चुके हैं क्योंकि दो टर्म पूरे कर चुके हैं। जनता को कुछ मिला नहीं है, सिर्फ इनके मित्रों को लगातार जितने भी संसाधन है इस देश के सब इनके मित्र के पास चलते चले जा रहे हैं, चाहे वो लीगल फिर आएगा कौन? इलीगल हो। अब यही चर्चा कर लेते, फिर आएगा कौन? दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा कौन? नहीं, राहुल, सीधी बात है। साउथ से कोई और आ रहा है, पश्चिम बंगाल से कोई और भागा आ रहा है, दिल्ली का तो कोई है ही, मतलब हर जगह से दौड़ लगा रखे हैं। यही चीज है ना, समय तो वो हर बार पंजाब भी है, तेलंगाना भी है, उत्तर प्रदेश भी है। 14 के बाद तो समय ही बता रहा है, लेकिन समय के साथ हमें नहीं लगता कि विपक्ष अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, बीजेपी अलग कर रही है। इसे सीखने की जरूरत है। सब चाहते हैं कि लड़ाई दिलचस्प हो। ये बात प्रियंका जी आपको भी माननी होगी और जोशी जी आपको भी। आप लोग आकलन कीजिए, आप लोग से 4 कदम आगे बीजेपी, ये मानिए। जोशी जी देखिए, वो तो समय ही बताएगा, पर मुद्दे नहीं बन जाए इनके पास। देखिए राजपूत जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, देश का नेतृत्व कौन करेगा ये देश तय करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी देश नहीं है और देश मोदी नहीं। 14 ये तो मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये तो मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूँ। अखिलेश यादव का चेहरा देख के कोई वोट नहीं देता। समाजवादी होते हैं, बीजेपी वाले होते हैं, आप छोड़ दीजिए। लेकिन 14 और 24 10 साल हो गए ना सर, और 2 विधानसभा चुनाव भी हो गए। राहुल जी 2 विधानसभा चुनाव भी हो गए। आकलन नहीं करेंगे, ये अकड़ क्या है, समझ से परे है। राजभर साहब ने भी कहा था कि निकले, एसी से निकले, मैनपुरी में रह गए, अटक गए। आकलन कीजिए। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति 24 को लेकर यही कहा जा रहा है कि मुसलमान को रिझाएंगे, यानी कि मुस्लिम वोटरों को रिझाएंगे, क्या मोदी हैट्रिक लगाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।